बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाजरीन, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि मुफलस शहर को धनवान से डर लगता है, पर ना धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ वो इसारे अखुवत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को भी मुसलमान से डर लगता है। असल में आज जो मैं प्रोग्राम जिस पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, हॉट करंट अफेयर है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली। अगर सबसे पहले जिस तरीके से हम पाक और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इस वक्त वो मज़ीद जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोई सीज़ फायर के इम्कानात फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहे, और लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जो है पाक फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 200 से ज़ायद जो हैं वो जो तालिबान और उससे मुंसलिक दहशत गर्द हैं उनको हलाक कर दिया है। लेकिन ये सवालिया निशान ये है कि अब ये मामला किस तरफ जाएगा। कई दहाइयों से ये मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जब हम बात करते हैं प्रॉक्सीज की, हम बात करते हैं सहूलतकार जो बलूचिस्तान में बात करें, हम खैबर पख्तूनख्वा में बात करें, जो प्रॉक्सीज बन के पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल को जो है वो काउंटर करते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम की जो है वो सिस्टमेटिक एरर बन जाता है उसके अंदर आके। दूसरी जानिब मिडल ईस्ट की बात करें तो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इसराइली पार्लियामेंट में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे खिताब किया, और खिताब के अंदर बड़ी जो है बड़ी डिफरेंट और बड़ी अनएक्सपेक्टेड उन्होंने जिस तरीके से बातें की कि जैसे कहा कि ईरान को हमने देखा है कि हमने खामोश कराया और इस वजह से अमन का जो सूरज है वो तलू हो गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब मिडल ईस्ट का एक नया दौर का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इजिप्ट पहुंच चुके हैं। मिडल ईस्ट पीस मेकिंग के हवाले से वहां पर जो एक तमाम एलामिया है वो भी जारी होगा। सेकंड चंक में मैं प्रोग्राम की बात करूंगा ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से। आज KPK के जो असम्बली के अंदर इंतखाबात हुए असम्बली के अंदर, और जनाब नई क़यादत जो है वो आ चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया था उस पर भी बहुत ज़्यादा तनाज़ात सामने आ चुके हैं कि गवर्नर साहब ने उसको रिजेक्ट किया, और कल अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि वो कल उसको अदालत के अंदर चैलेंज करेगी। ये मामला किस तरफ जाएगा, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में जनाब प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बाय कॉल मुझे ज्वाइन किया है जनाब हैदर हयात ख़ान साहब ने, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद मुख्तार फ़ारानी साहब हैं। मैं जनाब प्रोफेसर साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो हम जैसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं तारीख़ी पस्ती का शिकार हैं, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान ये मेरे ख़्याल में कई दहाइयों से इस चीज़ का विक्टिम है, और पाकिस्तान के मासूम जाने हर साल हर दहाई में हमें देखने को मिलता है कि वो बेचारे अपनी मासूम जान हाथ से धो बैठते हैं। तो अब ये मामला किस तरफ जाएगा? असल में यहाँ पर तनाज़ात तो ये खड़े होते हैं ना कि जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा साहब हैं वो इंडिया पहुँचते हैं, उसके बाद ये मामला देखने को मिलते हैं, और ISPR के मुताबिक, DG ISPR के ज़राए के मुताबिक हमने भी ये अब अयादा कर लिया है कि अब बस अब बहुत हो चुका है, पाकिस्तान की दिफा के लिए हम आगे आगे रहेंगे। इस सवाले से आप जनाब क्या फरमाते हैं सर? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी जी, जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हैं जी, अगर आप इनको गौर फरमाएं और इनको गौर से देखें जी, तो आप ये महसूस करेंगे और ये जानेंगे जी कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के अवाम का साथ दिया है जी। और जब उनको दुनिया दहशतगर्द कहती थी और जब उनके लोगों को खाने पीने की और तमाम दुनिया के मामलात की डिफ़िकल्टीज़ थी, तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा उनको मुसलमान होने के नाते से उनको सपोर्ट भी किया और उनकी मदद भी की जी। और हम यही एक्सपेक्ट करते थे कि वो भी हमारे साथ इसी तरीके से चलेंगे। लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि जो इसमें रखना अंदाजी हो रही है जी, वो उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो इंडियन रोल है, हिंदुस्तान का रोल है जी। और हिंदुस्तान ने हमेशा वहाँ पर जब दहशत गर्दियाँ हो रही थी और जब उसामा का ज़माना था तो उस वक्त 16 जो हैं वहाँ पर कौंसल खाने इंडिया के काम कर रहे थे, और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए रात दिन काम कर रहे थे जी। तो पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है
कि भारत के साथ भी हमेशा अच्छा रवैया रखे और उनको कोशिश करे कि हमसाए एशिया में दो बड़े हम ताकतें हैं तो ये अच्छे तरीके से रहें। लेकिन नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि इंडिया और अफगानिस्तान ये दोनों की तरफ से ही पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात का सामना रहा है। अब ये देखिए ना जी कि अब मामलात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हमें पूरी एक्टिविटी करनी पड़ी या पूरा एक्शन लेना पड़ा है हमारी फ़ौज को, और 200 जो तालिबान हैं और जो वो ख्वारिज हैं और जो फितने हैं उनको जहन्नुम वासिल जो है 20 से ज़्यादा चेक पोस्ट भी वहाँ पे हमने कंट्रोल संभाली है। जी 21 से उनकी चेक पोस्टें उन पर कब्जा किया है, उनको तबाह किया है, और जो वहाँ उनके ठिकाने हैं तो उनको भी निशाना बनाया है। और ये फैसला है कि उनको हर तरीके से जो है वो ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अवाम पर कोई हरूफ नहीं आना चाहिए। ये हमारे जो पॉलिसी साज हैं ये उन्होंने ठान ली है, और मुझे उम्मीद है कि ये मामला जो है यकीनन सेटल होगा। क्योंकि मैं अभी देख रहा था, इत्तलात ये मिली है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इसराइल के रास्ते जाना है उन्होंने, और वो पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने खिताब भी किया, मिस्र जाना है जो वहाँ 20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस है अमन के मुआहदे के हवाले से गाज़ा के, तो उसमें उन्होंने जाते हुए ये फरमाया है, इत्तलात ये हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामले को भी मैं ठीक करूँगा। हाँ जी बिल्कुल, तो उन्होंने ये फरमाया, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। और इसके अलावा शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये फरमाया है कि हमने दोस्त ममालिक से कहा है, दोस्त ममालिक से मुराद में गालिबन हमारे अजीम पार्टनर जो हैं वो सऊदिया, वो उनकी बात कर रहे हैं गालिबन, उन्होंने कहा कि जी हमने उनसे कहा है। मुझे उम्मीद है कि ये मामला सेटल होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ठीक है हैदर साहब, जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं कि ये मामला सेटल तो हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी इस पे क्या मज़ीद पाकिस्तान अपना स्टांस इस पे रखेगा? क्या अब वो तालिबान का इन्फ्लुएंस या वो फितना जो अल खवारिज ने या फितना अल हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के इलाका जात के अंदर है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो डैमेजेस फेस करने पड़ते हैं, अब उसका सिनेरियो किस तरीके से तब्दील होगा? ये किस तरीके से ये डायमेंशन किस तरीके से अब तब्दील होगी? जी हैदर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमर जी। देखिए अफगानिस्तान का, जैसा अभी प्रोफेसर साहब की मैं बात सुन रहा था जी, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर आज भी, इवन आप जनरली सेंटिमेंट लें तो पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक बड़ा एहसास और प्यार है अफगानिस्तान की आवाम के लिए जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि माजी में चंद सालों से पता नहीं इस वक्त अफगानिस्तान की आवाम के अंदर भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन एक तबका ज़रूर है अफगानिस्तान में जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए नफ़रत भरी हुई है। आप अगर इवन आपको याद होगा कि माजी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब क्रिकेट के मैदान में भी आमने सामने आए हैं, तो जिस तरह का टेम्परेचर हमें पाकिस्तान और भारत के मैचेस में देखने को मिलता था, उससे ज़्यादा एग्रेसिव पाकिस्तान अफगानिस्तान में अफगान क्राउड जो है, ये बात सही है, वो पाक अफगान क्रिकेट मैचेस के अंदर देखने को मिला। सेकेंडली, जिस तरह प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि 16 कौंसिल खाने भारत के मौजूद थे अफगानिस्तान के अंदर, और अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में तकरीबन $3 अरब के करीब भारत ने इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में, और बुनियादी तौर पर उस इन्वेस्टमेंट का मकसद अफगानिस्तान की आवाम की खुशहाली नहीं था। उस इन्वेस्टमेंट की आड़ में वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स कायम करना था, और अफगानिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करना था, और भारत उसमें काफ़ी कामयाब रहा है। जिस वक्त अफगान तालिबान अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आए हैं, उस वक्त पाकिस्तान में भी अप्रोच रही थी कि अब शायद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हुई दुनिया में, बिलखुसूस मगरब ने पाकिस्तान को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि पाकिस्तान ने समहाउ फैसिलिटेट किया अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए, और जो दोहा पीस एग्रीमेंट था उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा बुनियादी किरदार था। पाकिस्तान ने बहुत मेन रोल उस
उसके अंदर भी जो है वो अदा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कमिटमेंट्स अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ की, अफगान तालिबान ने उन कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं किया और दोहा पीस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पर लिखी थी कि अब अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और गुज़िश्ता 4 साल के अंदर 12 मरतबा पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को ये बावर करवाने की कोशिश की कि जनाब आपकी सरजमीन मुसलसल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, आपकी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की उनके साथ, उनको बताया कि कहाँ से दहशतगर्द दाखिल होते हैं, कहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, कहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको एलिमिनेट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज़ अफगान तालिबान ने नहीं की और फिर अल्टीमेटली चीज़ें इस हद तक गईं कि आज जो है वो दोनों ममालिक, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर महाज खुले हुए थे जब दोनों हमसाया ममालिक हैं, बिरादर इस्लामी ममालिक हैं, हमारे कल्चर में बड़ी चीज़ें मुश्तरक हैं, बड़ी यहाँ पर रिश्तेदारी हैं लोगों की। आप बॉर्डर पे ये ड्यूरेंट लाइन है, इसके साथ आप सारा जाएं तो यहाँ पर लोगों की बड़ी आपस में रिश्तेदारी है, लेकिन बावजूद इसके महाज खुला, उसमें मेन रोल सिर्फ उस चंक का था अफगान तालिबान के जो पाकिस्तान के लिए एक तो जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं रखता था और जिसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं की अफगानिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी जरूर मेंशन करूंगा कि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो ग्रुप बरसर इक़्तिदार है वो सारा पाकिस्तान के खिलाफ है। चूंकि प्रोफेसर साहब भी इसको समझते हैं, ब्रिगेडियर साहब को भी अंदाजा होगा, आप भी समझते हैं, हमारे व्यूवर्स को भी इस चीज का अंदाजा होगा कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो मिलके उन्होंने अफगानिस्तान में सख्त हुकूमत बनाई हुई है। इवन अफगान तालिबान में भी जो है वो ग्रुप्स काफी स्कैटर्ड हैं और उनकी अप्रोच में बड़ा जो है वो फर्क है। वहां पर एक बड़ा नंबर है जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, वहां पर एक बड़ा नंबर है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ जो है वो अफगानिस्तान के मामलात खराब हो, वहां पर एक बड़ा नंबर है जो चाहता था कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान ने की है उस पर कार्रवाइयां हो। ठीक है, लेकिन जब तक जी 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 जब तक ये जो भारतीय जो अप्रोच है वो खत्म नहीं होगी, भारतीय अप्रोच खत्म नहीं होती, ठीक है, ये मामला जो है वो मुस्तकबिल में बेहतर नहीं होंगे। मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब से इस हवाले से भी जान लेता हूं। मैं ब्रिगेडियर साहब, सर जैसे हैदर साहब भी फरमा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर भी कितना आएगी अवामी सतह पर। ब्रिगेडियर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी 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 जी, मैं ये आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि अभी हैदर साहब ने ये फरमाया कि बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी वहाँ के शहरी हैं, बासी, जो चाहते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं पाकिस्तान अफगानिस्तान के, लेकिन बरादर इस्लामी मुल्क होने के बावजूद ये जिस तरीके से इंडिया से पाकिस्तान पे एक किस्म की प्रॉक्सी सहूलतकारी की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरफ जाएगा? सीज फायर मुमकिन होगा तो किन शराइत पर होगा? क्या वो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के, जैसे KPK की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, वहां पर खत्म होगा? आप इस हवाले से क्या असेसमेंट रखते हैं? ये मामला अंडर कंट्रोल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो कैपेबिलिटी है, जब भी आर्मी कोई चीज देखती है और जब भी कोई चीज हम एवेल्युएट करते हैं, हम दुश्मन की कैपेबिलिटी को सामने रखते हुए कोई भी प्लानिंग करते हैं जी। ये जो थोड़े से टाइम के लिए क्रॉस फायरिंग और जो उन्होंने मतलब है कि मैं जी उन लोगों से जो बॉर्डर पे उनके लोग हैं, इस तरह की चीजें के साथ इस तरह की बातचीत वो नहीं कर सकते जी। उसकी वजह ये है कि हमने ही उनको जो हमने अगर थोड़ी सी भी सेंस हो, हमने उनको अपना ब्लड दे के हमने उनको नर्स किया है, हमने उनके दुख बांटे हैं, हमने उनको लिए कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियां इतनी ज्यादा है कि इमेजिन वो नहीं कर सकते। वो जो आज कुछ थोड़ा बहुत जो सरवाइव किया उन्होंने वर्ल्ड में और जो कुछ उनको मिल रहा है वो पाकिस्तानी की वजह से मिल रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप ये बात कर रहे हैं सर मोहतरम कि ठीक है मामला कंट्रोल्ड हो जाएगा। मामला कंट्रोल होने के बाद हमारा तो सीज फायर भारत के साथ भी हुआ है ना सर, उसके बाद भी वो मक्कारी दिखा रहा है, अपनी मक्कारी इस सूरत में दिखा रहा है कि वो अफगानिस्तान को या तालिबान को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश में है।
तो इस तरीके से हमारे मामला अगर अफगानिस्तान के साथ भी ठीक हो जाते हैं, क्या फ्यूचर के अंदर हमारे एक जो डिप्लोमेसी है वो एक बेहतर तरीके से अच्छे हमसाए रह सकते हैं हम आपस में? बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि उनको मतलब है कि ये वक्ती तौर पे भारत ने जो वो पहले से भी प्ले करता आ रहा है। इंडिया ने काफी अच्छे से अफगानिस्तान में अपनी जो भी उन्होंने अपनी जितनी भी मूवमेंट हुई है हमारे खिलाफ, वो अफगानिस्तान के रास्ते से हुई है। लेकिन उनके भी काफी हद तक उनके जो इसमें कैरेक्टर हैं, जितने भी डिसीजन मेकर हैं, वो समझते हैं कि भारत के साथ उनको दोस्ती रखने का फायदा नहीं है जी। ये वक्ती तौर पे तो हो सकता है, परमानेंट नेचर में नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पूरी फूड की सप्लाई, उनकी हर पानी, उनके लिए दूध, उनके लिए पूरी दुनिया की जितनी भी चीजें जा रही हैं वो हमारे रास्ते से जा रही हैं। ठीक है, आज अगर हम चाहें वो बंद कर दें तो वो तो लैंड लॉक कंट्री है, कहां से जाएगा खाना पीना, किस तरह सर्वाइव करेंगे वो? बेशक वो इंडियन डॉलर ले लें, कुछ भी ले लें, उनको पाकिस्तान की ये रूट जो हमें इतना दिया हुआ है वहां जाके चीजों को ले जाने का, उनके लिए खाने पीने का, उनके लिए मेडिकल का, उनके लिए हर तरह की हमने सहूलत दी हुई, अभी भी दी हुई है। इन स्पाइट ऑफ ये ऑल फायरिंग के बावजूद भी हम उनके मरीजों को देख रहे हैं, हम उनके ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारी मेडिकल असिस्टेंस उनको मिल रही है, हमारे हॉस्पिटल में वो लोग आ रहे हैं। ये वो नहीं कर सकते हमारे साथ, और ना ही वो चलेगा। इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, ये थोड़ा टेम्परेरी फेज है, और इंडिया वाला भी टेम्परेरी फेज है। ठीक है, ये टेम्परेरी फेज इसलिए बने हुए हैं कि हम अपने घर को सीधा नहीं कर सके अभी तक। जिस दिन हमारा घर सीधा हो गया, दुनिया की कोई ताकत हमें टकरा नहीं सकती हमारे साथ। ठीक है, ठीक है। नाजरीन, हम ये हवाले से बात तो कर रहे थे अफगानिस्तान के, मैं इधर अब बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पे जो गाज़ा अमन मुआहदे की बात है। प्रोफेसर साहब, ज़रा इसमें मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आज जो है वो गाज़ा अमन मुआहदे के जो है वो रिप्रकशंस में फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में तमाम जो 20 इसराइली जो यरगमाली हैं वो उनको रिहा कर दिया गया है, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मिस्र के शहर जो है वो पहुंच चुके हैं। गज़ा जो अमन मंसूबा है मशरक़ वस्ता में, उस पर दस्तखत करेंगे। आप क्या समझते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर और गाज़ा और इसराइल का ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसके क्या रिपरकशंस होंगे? क्या हम ये तो हम ठीक है ये डिबेट कर चुके हैं कि क्या वो गाज़ा का जो एक पीस था, वो एक मुसव्वदा, वो क्या था, लेकिन उसके बाद फ्यूचर रिपरकशंस क्या होंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने आज इसराइल के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे जो आज जो स्पीच की है वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज हुआ, और कुछ बातें उनकी ऐसी थी जो आप ये देखें कि मेरे ख्याल में एंटी मुस्लिम्स थी। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, याद रखिएगा ये बात कि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका असल में एक दूसरे के उनके टाइप बहुत सारे हैं, उनके इत्तेहादी हैं वो, और उन्होंने ये साबित किया है पूरी दुनिया के अंदर कि हम तमाम दुनिया के मुसलमानों और तमाम दुनिया की जो ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन, ममालिक की जो ओपिनियन है, उसको उन्होंने पसे पुश डालकर गालबन पूरी वही शराइत हैं जैसे इसराइल चाहता था, वैसे वो शराइत जो है ना ये अमन के मुआहदे की हुई हैं। तो मुसलमानों के पास तो बेचारों के पास चॉइस ही कोई नहीं थी। उनको तो उनकी जो एक उनकी नस्ल कुशी है मुसलमानों की, वो रोकनी थी, और वो रुक गई है, तो खुदा का शुक्र है, ये बड़ी अच्छी बात है जी। और इसमें मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, अभी उनका अगर आप इसराइल का मॉडस ऑपरेंडी आप देखेंगे तो उन्होंने कहाँ से सफ़र शुरू किया और किस तरीके से पूरी दुनिया को लाकर कहाँ खड़ा कर दिया। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप देखें कि मुसलमानों के पास और कोई चारा नहीं है। लबनान का हाल क्या बनाया, सीरिया का हाल क्या बनाया, लीबिया का हाल क्या बनाया, और इसी तरीके से उन्होंने दुनिया में जो मुसलमान कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, उनको किस किस तरीके से उलझा के रखा। और ख़ुद हमारे पाकिस्तान में भी अभी देखिए, हम अभी तक पूरी तरह उन उलझनों से नहीं निकल चुके हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और उन्होंने बहुत तरीके से अपने 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 मुल्क को, अपने मुल्क के लिए बड़ा उन्होंने काम किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करूंगा कि कम से कम उन्होंने आकर को इंसानियत की बात तो की, अगरचे वो बहुत सारे लोग उनको मुतनाज़ा शख्सियत करार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनकी काविशें काबिल तहसीन है। और जहाँ जहाँ दुनिया में लड़ाई झगड़ा और जंगों का ख़तरा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम किया जाए और उनको
उनको ख़त्म किया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि वो काफ़ी कामयाब हैं। और अभी तो जो आप गाज़ा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ज़िंदगी ही कोई नहीं है। आप देखिए वहाँ पर वो उनको इमारतें जो गिरी हुई हैं, जो बिखरा पड़ा है सारा कुछ मलबा, उसको वो इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर मशीनरी लगाई गई है। हॉस्टेजेस बेस जो हैं वो हमास ने उनके हवाले कर दिए, रेड क्रिसेंट की जो एक आलमी तंजीम है उसके हवाले कर दिए हैं। और उनके 206 गालबन जो फ़लस्तीनी हैं वो भी गालबन जो है ना वो रिहा हो गए, और बाकी 2000 जो टोटली हैं वो भी रिहा हो गए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सर आप इसमें मुझे बताइएगा, इस खास तौर पे जो मिडिल ईस्ट की पीस की बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर रिपरकशंस इस हवाले से क्या होंगे? एक तरफ हम देखते हैं कि ग्रेटर इसराइल की बात होती है, हम सारे मुस्लिम्स इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि हाँ जी एक मैनिफेस्टो है इसराइल का जिस पे वो टिका हुआ है। दूसरी तरफ हम पीस मेकिंग की बात करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, आज मिस्र के अंदर गाजा की जो अमन मंसूबे पर साइन होंगे। आप क्या समझते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल होगा? पॉजिटिविटी इसमें नजर इसलिए नहीं आ रही कि जो यूएसए है, यूएसए उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसके ऊपर मतलब मुख्तलिफ प्रेसिडेंट आते हैं चले जाते हैं। ठीक है। यूएसए का जो पेंटागन है और यूएसए के जो पॉलिसी मेकर हैं वो कांस्टेंट पॉलिसी बनाते हैं जी। वो पॉलिसी ये नहीं होती जिस तरह हमारे मुल्कों में जी ये गवर्नमेंट है इस तरह होगा। उनकी पॉलिसी जो है वो तब्दीली नहीं होती, उनका रंग चेंज हो जाता है, मतलब कलर चेंज करते रहते हैं वो। कभी ये प्रेसिडेंट आ गया इसका ये स्टाइल है, दूसरा प्रेसिडेंट का स्टाइल है, लेकिन उनके डिसीजन मेकर वो अपना नफा देखते हुए यूएसए काम करता है, जब भी काम करता है। ये आप खुशकिस्मत होंगे कि उनको अपना नफा नजर आ रहा होगा तो उसमें मेरा नफा भी आ जाए, ये और बात है। ठीक है। बट यूएसए विल नॉट वर्क फॉर एनी इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। उनका इंटरेस्ट अपने मुल्क के साथ है। उनमें हमें पता है कि इसराइल जो इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी जो चलती है वो इसराइल के बगैर नहीं चल सकती यूएसए के अंदर। तो इसलिए ना इसराइल को यूएसए से जितनी मर्जी ये तकरीर भी कर लें, जितने मर्जी ये बातचीत भी कर लें, जितना मर्जी कर लें, दे आर सिंसियर विद इसराइल। और इसने पूरे टाइम ने पूरी कॉन्फ्लिक्ट ने साबित किया है पूरे में कि पूरी दुनिया एक तरफ थी, यूएसए और इसराइल एक तरफ थे। फिर उन्होंने डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया, फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल किया, और हमारे अंदर ही मुसलमान मुल्कों में मॉडरेट मुसलमानों को अपने लिए कहा कि जी मैं ये करूंगा, लेकिन मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि आपने खुद भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई जगह पे क्या प्रॉमिस किया और उसके बाद उस प्रॉमिस पे अमल नहीं हुआ। उसने ये पहले कहा था कि सीज फायर, जब विद इन 12 आवर्स उन्होंने 12 स्ट्राइक कर दी इसराइल ने। क्या इसराइल इतना ताकतवर है कि वो अमेरिका की परवाह भी नहीं करता? ये नहीं होता। अमेरिका उसका छोटा भाई है, वो उसको कह देता, सिग्नल दे देता, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने शोर मचा दिया और सारी फैमिली को, पूरी दुनिया को ठंडा किया हुआ है, तुम अपना काम कर लो। क्योंकि एनी कंप्रोमाइज जो न्यूट्रलिटी में नहीं चलता, जो राइट ऑफ जो मतलब जस्टिस पे नहीं चलता, जो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं चलता, वो मायदा वो लंबा नहीं चल सकता मायदा। वो और मतलब ऑप्टिक्स में वो एक फायदा हो जाएगा, लेकिन जब तक ऑन ग्राउंड जो इसराइल चाहता है वो नहीं चाहता कि इधर कोई और मुल्क बने जा रहे। ये हकीकत है। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप का जैसे आपने बात की, बिल्कुल उनकी तो हुकूमत के 3 साल रह चुके हैं, वो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट बन भी नहीं सकते। हाँ मतलब है कि वो इस तरह अभी वो एक किस्म का मतलब है, उनको एक थोड़ा सा एक ग्लैमर लेने का उनके पास आर्ट है, और वो ग्लैमराइज हो जाते हैं वर्ल्ड में, उनके एक्शन है, जेस्चर्स हैं, जिसमें वो पब्लिक की अटेंशन को खींच लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है। दुनिया के लोगों की, मुल्कों की, क्योंकि उनका वो ये डिफरेंट स्टाइल से वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन जहां तक मतलब यूएसए के चलने का, यूएसए के किसी मुआहदे पे स्टिक ऑन करने का ताल्लुक है, तो आप अगर हिस्ट्री में जाए तो 7वां बैरी बेरा जो है वो इस पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता, पाकिस्तान के साथ। आपका पॉइंट इस पे आ गया सर। मैं नाजरीन प्रोग्राम के ब्रेक का टाइम हो चुका है। ब्रेक के बाद हम खासतौर पे बात करेंगे, खासतौर पे हम अफगानिस्तान की तो बात कर रहे हैं अब, लेकिन जो है वो जो हुकूमत तब्दील हो रही है केपीके के अंदर,
वो क्या अब रिपरकशंस लाएगी इस हवाले से, ख़ास तौर पे क्योंकि बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस तालिबान का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है, तो हुकूमत का और वफाक का और सूबाई हुकूमत का बड़ा आपस में मेरे ख्याल में ताल्लुकात ये बेटर करते हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामला किस तरीके से चलेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन के, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।